हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। मदन मोहन जी की कहानी कोयल। पंडित संसार चंद ने 121 रुपये 75 पैसे 2 बार गिनकर कोट की भीतरी जेब में डाले और कोषागार के घुटन भरे कमरे से बाहर चले आए। कमरे में उन जैसे सैकड़ों पेंशनर अपनी उम्र की गठरियां उठाए, जर्जर शरीरों, कांपती टांगों, झुर्रियों के जालों में सिमटी आंखों, सहमी दृष्टि से और घुटती सांसों से अपने अपने नाम सुनने की आशा में सुबह से खड़े बेहाल हो रहे थे। पल भर खजाने वाली ड्योढ़ी में रुककर उन्होंने माथे का पसीना पोंछा, अपनी पगड़ी और ऐनक ठीक की। फिर गौर से खजांची के काउंटर पर टिकी अनगिनत कोहनियों, उतावली, आगे पीछे होती उलझती, मोटी पतली टेढ़ी, पल भर हवा में उठकर निराशा से नीचे गिरती, भीतर से चपरासी द्वारा लाए जाने वाले स्वीकृत बिलों और पेंशन बुकों की पुलिंदों की तरफ लपकती बाहें देखकर उन्होंने एक लंबा सांस लिया, ये सोचकर कि इन सैकड़ों हाथों में हर माह की दूसरी तीसरी तारीख को उनके भी 2 हाथ शामिल हो जाएंगे। वे उदास से ड्योढ़ी से बाहर निकल आए। 1:15 हो रहा था। दफ्तरों स्कूलों से छुट्टी करके क्लर्क, चपरासी, अफसर, अध्यापिकाएं, लड़के लड़कियां घरों को जा रहे थे। मानव जीवन का एक दरिया सा रवां था, जिसकी रंग बिरंगी लहरें अविराम गतिशील थी। एक जुलूस था जिसे देखकर आकाश पर बनते मिटते सतरंगे इंद्रधनुष की याद आ जाती थी। 1 महीना पहले वे भी इसी सुहावनी भीड़ से गुजरते थे, बड़ी शान और प्रतिष्ठा से। पीछे पीछे एक चपरासी चलता जिसने सरकारी कागजात वाली काली संदूकची उठाई होती। क्लर्क, चपरासी, दफ्तर के बाबू और परिचित हाथ जोड़कर नमस्ते करते और वे तनिक गर्दन हिलाकर बड़ी कंजूसी से होठों पर एक आध इंच मुस्कान लाकर उनके अभिवादन का जवाब देते। कई ज़रूरतमंद लोग दफ्तर से ही उनके साथ हो लेते और रास्ते में उनसे मिन्नतें करते। वे उनकी बातें सुनते भी और नहीं भी। वे किसी को आंखों से डपट कर देखते तो किसी को मुस्कुराकर। उनकी मुस्कान जीतने वाले अपने भाग्य को सराहते और उनकी भ्रुकुटियों का कड़वापन कई लोगों की छाती में खलबली पैदा करता। वे चलते चलते रुक जाते तो उनके साथ चलने वालों की टोली भी थम जाती। किसी दुकान से यदि वे अपने पोती पोते के लिए किताबें या बस्ता लेने या घर के लिए आम संतरों से टोकरी भरवाते तो मना करने पर भी साथ चलने वाले अपनी जेब से पैसे दे देते और इस तरह उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बनने की चेष्टा करते। कितना दबदबा था उनका, कितनी इज्जत थी। बड़े बड़े अफसर कैसे उनकी उंगलियों पर नाचते थे, कैसे वे लोगों के काम करवाते थे, फाइलों पर कैसे कैसे नोट लिखते थे। उनकी कलम की एक हरकत से बने बनाए काम बिगड़ जाते थे और बिगड़े संवर जाते थे। बड़े बड़े घमंडियों दौलत के नशे में सिरफिरे ठेकेदारों से दंडवत करवाए थे, कईयों के कान खींचकर उन्हें समझदार बनाया था। लेकिन 1 महीना पहले ये सब समाप्त हो गया। उन्होंने लाख कहा कि वे स्वस्थ है, बिना विश्राम दिन में 14-15 घंटे काम कर सकते हैं और उनके दफ्तर की सुप्रीडेंटी उनके बिना नहीं चल सकती, पर सरकार नहीं मानी। वे 55 वर्ष के हो गए थे और सरकारी कानून बदलना असंभव था। अंततः पिछले महीने की 2 तारीख को वे सेवानिवृत्त हो गए। घर आकर अपने बेटे, बहू, बेटी और पोते पोती से कहने लगे, मैं रिटायर हो गया हूँ। 30 सालों की नौकरी आज खत्म हो गई है। अब मैं दफ्तर नहीं जाया करूँगा, कोई फाइल नहीं देखूँगा, दरवाजे से मेरी नेम प्लेट उखाड़ दो। अब अपना आप संभाल लो। जितनी देर मेरी पेंशन के कागजात तैयार होकर नहीं आते तब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगा, बाद में गाँव चला जाऊँगा। गाँव? किसके गाँव पिताजी? उनकी बात सुनकर प्रकाश ने हैरानी से पूछा था। अपने गाँव मानसर, जहाँ से 40 साल पहले मैं खाली हाथ आया था। बहुत जान खपा ली, जो कुछ कर सकता था वह सब कर लिया। अब मैं आराम करना चाहता हूँ और विश्राम के लिए मानसर से अच्छा अन्य कोई स्थान नहीं। तेरी माँ की भी यही इच्छा थी, मगर उसका साथ छूट गया। ये कहकर वे पल भर चुप हो गए। पत्नी की याद आते ही उनकी आंखें भर आई थी। फिर अपने आप को संभालते हुए प्रकाश को सीख देने लगे। अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। इस एक बहन की शादी करनी है और अपना परिवार संभालना है। भगवान तुम सभी को सुखी रखे।
उनकी बातें सुनकर प्रकाश और उसकी पत्नी के चेहरे उतर गए। बहू बेटे ने ये नहीं सोचा था कि पिता रिटायर होने पर बनवास चले जाएंगे। उनका तो यही विचार था कि रिटायर होने पर प्रकाश पिता के लिए किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी का जुगाड़ कर लेगा और इस प्रकार घर की आय में कोई अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु पंडित संसार चंद के मुंह से मानसर जाने की बात सुनकर दोनों घबरा गए। इस घबराहट के कारण घर का प्रफुल्ल वातावरण मिट गया। दूध दही का खर्च कम हो गया। सुबह शाम दाल या सस्ती सब्जी पकने लगी। छोटी छोटी बातों पर घर में बर्तन पटके जाने लगे। मामूली बात पर बच्चों की पिटाई होने लगी। पहले जहाँ घर में बहार थी, खुशियाँ थी, अब वहाँ या तो सुनापन छा गया या बच्चों का रोना चिल्लाना सुनाई देता। घर का वातावरण एकदम मातमी सा हो गया। ऐसे माहौल में सुबह शाम अपने कमरे में रामायण पाठ करते हुए संसार चंद को ऐसा लगता मानो उनकी आवाज़ उस पंडित से मिलती जुलती है जो ऊंचे स्वर में गरुड़ पुराण वाच रहा हो। पंडित संसार चंद अब नगर का बाजार पार करके उस सड़क पर चल रहे थे जो जंगलात के ठेकेदार लाला धनराज की कोठी तक जाती थी। लाला जी का नौकर उन्हें 3-4 दफ़ा बुलाने आया था। वो धीरे धीरे चल रहे थे और उनके विचारों पर मानसर झील के चहु और लगे घने आम वृक्षों की छा पड़ रही थी, जिनके हरे पत्तों में छिपी कोयल कूक रही थी। ऐसी मीठी कूक सुनने की फुर्सत उन्हें गत 40 वर्षों में एक बार भी नहीं मिली थी। उन्हें वे दिन याद हुआ है जब वे एक मुर्गाबे की तरह मानसर के नीले हरे पानी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरते चले जाते थे। बरसात में पहाड़ों की चोटियों पर किसी साधु संत द्वारा रमाई धुनी के धुएं की तरह आसमान की ओर उठते बादल और मोतियों की लड़ियों की तरह छमाछम पड़ती बारिश में अमियों से लदे वृक्षों के नीचे लंबे चोगे जैसा कुर्ता पहने लड़के लड़कियों में वे भी होते। कई बार घर से पाठशाला जाते, मगर रास्ते में मंदिर की एक नुक्कड़ में बस्ता छुपाकर बाहर से आए साधु सन्यासियों से कथा कहानियाँ सुनते रहते। कभी शहर से बच्चों के उपनयन के उपलक्ष्य में बाल उतारने आए लोगों की भीड़ में खो जाते। घने छायादार पेड़ों की ऊंची डाल पर बैठे रहते। अबोध फाख्ता का विलाप, बच्चा टोटड़ू, गुल्ला त्रय टुप्पे का कोयल की कूकू सुनते दिन गुजार देते। कितने रस भरे दिन थे वे संध्याएं कितनी शीतल थी, वे रातें कितनी उजली थी, वे संगी साथी कितने भोले और कितने सच्चे थे। 40 साल इस शहर की धूल खाकर भी पंडित संसार चंद ने अपनी शैशवकालीन स्मृतियों को धूमिल नहीं होने दिया और वे अब अपनी आयु के गोले पर प्रारंभिक और अंतिम दिनों के एक जैसे रंगीन धागे लपेटकर जीवन चक्र को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने सब सोच रखा था। पुरखों की थोड़ी सी जमीन अभी शेष थी, वे उस पर एक कमरा डाल लेंगे। रोज सुबह भोजन के बाद मानसर के किनारे कहीं एकांत में दरी बिछाकर बैठ जाया करेंगे और वे किताबें पढ़ेंगे जो गत 40 वर्षों में उन्होंने खरीदी थी, लेकिन जिन्हें पढ़ने का समय उन्हें कभी नसीब न हुआ। वे सब किताबें वे एक विद्यार्थी की तरह पढ़ेंगे। हर माह 2-3 दिनों के लिए शहर आया करेंगे, अपनी पेंशन लेकर और बेटे बहू से मिलकर पुनः मानसर लौट जाया करेंगे और इस प्रकार एक दिन जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। ये सोचते पंडित संसार चंद धनराज की कोठी के सामने आ पहुंचे। कोठी के फाटक से गुजरकर वे बगीचे में आ गए। आमों के वृक्ष पीले बौर से लदे हुए थे। हवा में एक महक फैली हुई थी। यही दिन है जब कोयल की कुहुक अंतस्थल को छू लेती है। इन पेड़ों में कहीं न कहीं मौसम की रानी अवश्य बैठी होगी। आमों के वृक्षों के नीचे खड़े होकर वे गर्दन उठाकर कोयल को ढूंढने लगे। उनका हृदय कोयल का स्वर सुनने को लालायित हो उठा था, लेकिन इसके स्थान पर उन्हें सुनाई दी लाला धनराज की आवाज़ जो कोठी के बरामदे में खड़े उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे। आइए पंडित जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। लाला धनराज उन्हें कोठी के भीतर ले गए। पंडित जी, आपसे एक निवेदन है, किंतु पहले वचन दे कि आप उसे ठुकराएंगे नहीं। धनराज ने संसार चंद को पास बिठाते हुए कहा, बात यह है कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप जैसा दफ्तरी कामकाज का जानकार मेरी नज़रों में अन्य कोई नहीं। धनराज इतना कहकर
कुछ पल रुके और बड़ी नम्रता से बोले, मैं आपका उपकार मानूंगा यदि आप हमारी फर्म की मैनेजरी स्वीकार कर ले। आप तो जानते हैं कि पिछला मैनेजर 70,000 रुपये का घोटाला करके लापता हो गया है। सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। कृपया ना मत करे। मैं आपको 400 रुपये प्रति मास देने को तैयार हूँ। 400 रुपये? संसार चंद ने हैरानी से लाला की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, 400 रुपये पर काम तो शुरू करे, 50 रुपये और बढ़ा देंगे। लाला धनराज संसार चंद की तरफ देख रहे थे और संसार चंद सोच रहे थे कि 30 साल नौकरी करने के बाद भी उन्हें 400 रुपये माहवार वेतन नहीं मिला। 400 रुपये तो बहुत होते हैं। 400 से तो घर के मातमी वातावरण में पुनः हंसी के झरने फूट पड़ेंगे। बहू बेटे के चेहरों पर रौनक आ जाएगी। 400 से तो बेटी की शादी। उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा और हाँ कह दी। अनुबंध पर उसी समय हस्ताक्षर कर दिए और अगले रोज़ ड्यूटी पर हाजिर होने का वचन दे दिया। कुछ देर फर्म के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने के बाद जब संसार चंद कोठी से बाहर आए तो सामने किसी वृक्ष में छिपी कोयल की कूकू सुनकर काँप उठे। कोयल का स्वर उनके कानों से छाती में प्रवेश करके उनकी आत्मा के तारों को झंकृत कर गया। वे रुआ से खड़खड़ाते सूखे पत्तों पर पाँव धरते उसी तरफ खींचे जा रहे थे जिधर से कोयल की आवाज़ आ रही थी। उनका मन रो उठा। पल भर पहले मिलने वाली खुशी मिटने लगी। वे उदास नज़रों से वृक्षों की टहनियों में झांक रहे थे जहाँ बैठी कोयल आम के बौर से सुरभित हवा को छेड़ रही थी। अचानक कहीं से किसी लड़के की गुलेल से छूटा सनसनाता पत्थर पत्तों को चीरता और बौर बिखेरता आया। अगले ही पल हवा में एक पक्षी फड़फड़ाता उड़ा और उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। पंडित संसार चंद उदास नज़रों से देख रहे थे। पल भर पहले कूकने वाली कोयल आकाश के नीले विस्तार में लोप होती जा रही थी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।